हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का वियोजन। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन, यानी दो सदिशों का सदिश अंतर, दो सदिशों का सदिश योग, उनका पैडामी कैसे ज्ञात करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे फार्मूले द्वारा ज्ञात करते हैं, ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, ये सारी चीज़ों हमने पढ़ा। तभी तक हमने सदिशों का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा। अब हम एडिशन का उल्टी प्रक्रिया, यानी कि सदिशों के एडिशन की, यानी कि संयोजन की हम विपरीत प्रक्रिया पढ़ेंगे, वियोजन पढ़ेंगे कि किसी सदिश को उसके घटकों में कैसे वियोजित करते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि किसी सदिश को उसके अलग अलग घटकों में इस तरह से वियोजित किया जाता है कि जो उनके घटक का जो संयुक्त रूप होता है, यानी उनको घटकों का अगर एक तरह से परिणामी देखा जाए तो ये दिए हुए सदिश के बराबर आए। कहने का मतलब है कि दिए हुए सदिश को इस तरह से तोड़ दिया जाए, यानी इस प्रकार से उसको वियोजित कर दिया जाए कि जो वियोजित पार्ट हैं, यानी जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनका अगर एडिशन किया जाए तो वो दिए गए सदिश के बराबर होना चाहिए। तो ये संयोजन की ये विपरीत प्रक्रिया, यानी एडिशन का जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है वियोजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, किसी वेक्टर को वियोजित करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, किसी सदिश को अगर उसके लंबवत दिशाओं में, यानी कि परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित करना जो है सबसे आसान होता है। मतलब कहने का मतलब है किसी सदिश को इस तरह से वियोजित किया जाए कि उसके वियोजित घटकों के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री है। तो यानी कि उनके घटक के बीच 90 डिग्री पे वियोजित करना आसान होता है, हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान होता है। ठीक है ना, आगे की गणनाओं के लिए बेहतर होता है। तो किसी सदिश का सबसे अच्छा वियोजन ये होता है कि उसको परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित किया जाए। तो आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं, यानी जिसको हम लोग लंबवत घटक, समकोणिक घटक या आयताकार घटक कहते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग आज सदिशों का वियोजन, जिसको अंग्रेजी में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि किसी सदिश के घटक ज्ञात करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। यानी किसी सदिश का कंपोनेंट यानी घटक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। यदि घटक के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उन्हें क्रमशः लंबवत घटक, समकोणिक घटक या आयताकार घटक कहते हैं। यानी कि यही सबसे अच्छा वियोजन का तरीका होता है कि किसी घटक को, किसी सदिश को परस्पर लंबवत दिशाओं में घटकों में वियोजित कर दिया जाए, यानी उसके जो घटक हों परस्पर क्या हों, लंबवत दिशाओं में हो, जिसका जो बहुत सुविधाजनक होता है, जिसका कैलकुलेशन करना आसान होता है। या कह सकते हैं कि जब किसी सदिश को ऐसे घटकों में वियोजित किया जाए जो परस्पर लंबवत हो, तो ऐसे घटक लंबवत या समकोणिक घटक कहलाते हैं। यानी किसी सदिश को ऐसे घटक में तोड़ दिया जाए जो आपस में क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसे घटक लंबवत या समकोणिक घटक कहलाते हैं। तो इसमें हमने एक फिगर बनाया है कि एक सदिश है जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित किए हैं, स्मॉल ए से। इसको हम लोग क्या करते हैं, दो दिशाओं में इसको वियोजित करेंगे, जिसको हम लोग इसका घटक कहेंगे या कंपोनेंट कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है ना। तो हमने इसको लंबवत दिशाओं में है तो दो दिशाएं हमने ले लिया। समझो ये एक प्लेन है, एक तरह से क्या है, एक प्लेन है। इस प्लेन में हम इसके लंबवत दिशाओं में इसको वियोजित करेंगे। ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि दो विमाओं में, यानी कहने का मतलब होता है कि दो विमाओं की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कितनी विमाओं के बारे में बात कर रहे हैं, दो विमाओं के बारे में। ठीक है ना। सदिश का द्विविमीय वियोजन, या इसको हम लोग कह सकते हैं सदिश का द्विविमीय वियोजन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं तल में वियोजन। ठीक है ना। ये किसी तल में या दो विमा में वियोजन है। तो एक को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, वाई एक्सिस मान लेते हैं। यानी कि इसका हम एक घटक लेंगे एक्स डायरेक्शन में और दूसरा घटक लेंगे
वाई डायरेक्शन में, यानी इसको हम इस तरह से दो पार्ट में बांटेंगे कि एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा, तो दोनों परस्पर लंबवत हुए ना। यानी इसका हम ऐसा दो पार्ट करेंगे जो कि दोनों परस्पर लंबवत हों, यानी उन दोनों का एडिशन अगर हम करें तो फिर यही वेक्टर हमको मिल जाए। ठीक है ना, फिर वही वेक्टर क्या करें, हमको मिल जाए। तो देखिए हम इस वेक्टर को इस और इस डायरेक्शन में इसका हम घटक यानी कि कंपोनेंट लेना चाहते हैं, तो हम निकालेंगे कि क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि एक तरह से उसको हम लोग प्रक्षेप भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या करिए, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए और यहां से भी इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है ना, और आई और जे कैप के बारे में आप लोग पहले से जान चुके हैं कि आई और जे के कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, यानी कि ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही आए हैं। ठीक है ना, ये क्या करने के लिए आए हैं, डायरेक्शन बताने के लिए आए हैं। कहने का मतलब होता है कि इसको अगर हमें प्रदर्शित करना है तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो, तो किसी ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करिए कि ये प्रभावित ना हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जिससे हम यहाँ पे गुणा करते हैं वो एकाउंट वेक्टर होता है, जिसका मैग्नीट्यूड ही 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा। और ये सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। तो या इसको ये लिखें या ये। तो अगर हम यहाँ से यूनिट वेक्टर लेना चाहें तो हम यूनिट वेक्टर को इस तरह से निकाल भी सकते हैं। जब यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से काट देंगे तो क्या बचेगा, ओनली डायरेक्शन। ठीक है ना, तो इसको हमने तो बताया था। तो एक्स एक्सिस के दिशा में हम डायरेक्शन को आई कैप से और वाई डायरेक्शन को हम जे कैप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये ओ ए बी है, और ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर। अब यहाँ पे हम त्रिभुज देखें, यानी हम इस वेक्टर का इस दिशा में कंपोनेंट ज्ञात करना चाहते हैं क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज एक तरह से ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो ओ ए बी में जितना बड़ा देखिए ये है, ये इसी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, इसको आप सी मान सकते हैं। ठीक है ना, और ओ बी है यहाँ पे, ओ सी है जो इसी के ए बी के बराबर है। तो देखें यहाँ पर इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो हमें ये चीज चाहिए ओ बी, और ये हम पता है, यानी आधार और कर्ण में अगर रिलेशन लिया जाता है तो वो होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है ओ बी और कर्ण क्या है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ से ओ बी बराबर हमको मिला ए कॉस थीटा। उसी तरह से इसी में अगर हम देखें, हमको अगर ये चाहिए, यानी यही तो ए बी बराबर है, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड ए बी इक्वल टू क्या है, ओ सी है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये चाहिए तो हम क्या लेंगे, यानी हमें लंब चाहिए एक तरह से, तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा। उसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब, यानी ए बी बटे कर्ण। कर्ण क्या है, ए। यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ओ बी जो हुआ, यानी वाली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई वो हुई ए कॉस थीटा, और ये वाली जो हुई यानी ओ सी जो हुई ये हुई ए साइन थीटा। क्या हुई, ए साइन थीटा। ठीक है ना, और इसको हम जो है ए कॉस थीटा को हम अगर सिंपली बोल दें, इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में ए एक्स बता रहे हैं, और इस डायरेक्शन में इसी चीज को हम लोग ए वाई बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोल दे रहे हैं, ए वाई। वाई के डायरेक्शन में तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है ना, ए साइन थीटा। तो देखिए हमने इसके दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाला, इसका इस डायरेक्शन में आया ए कॉस थीटा, और इसका ठीक इसके लंबवत डायरेक्शन में आया तो ए साइन थीटा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो है इधर ये जो है ए कॉस थीटा ही आए और इधर हर बार जो है इसके लंबवत ए साइन थीटा आ गया।
वो थीटा पे डिपेंड करता है। अगर यही थीटा इस साइड हो, अगर यही थीटा इस साइड हो तो इसका कंपोनेंट जो होता है ये वाला ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि जो साइड जो है थीटा से लगी होती है उधर उस सदिश का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और ठीक उसके लंबवत जो होता है 90 डिग्री पर ए साइन थीटा होता है। अगर यही थीटा यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे हो जाता तो ये वाली साइड थीटा से लगी है तो ये हो जाता कंपोनेंट इसका ए कॉस थीटा और ये हो जाता ए साइन थीटा। ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार जो ये कॉस थीटा हो नीचे वाला और इसके लंबवत साइन थीटा, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी साइड थीटा से लगी थी। जो साइड थीटा से लगी हो उधर उस सदिश का हमेशा कॉस थीटा आएगा और उसके लंबवत हमेशा साइन थीटा आएगा। तो हमने इसका जो है एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो ए कॉस थीटा मिला और वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो ए साइन थीटा मिला। क्या मिला, ए साइन थीटा। ठीक है ना। और हमने इसको क्या करिए, एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हमने ए एक्स कह दिया और वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को हमने ए वाई कह दिया। ठीक, तो ये हमको दो कंपोनेंट मिल गए। ठीक है ना। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में यानी ये वाली चीज को अगर हम डायरेक्शन वाइज यूज करें तो देखिए ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया। अगर हम इसको ए एक्स ये कहें तो इसको हम ये वेक्टर फॉर्म में अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए एक्स मैग्नीट्यूड और आई क्या। उसी तरह से ए वाई, तो यहाँ ए वाई मैग्नीट्यूड जे क्या लिख सकते हैं। ए एक्स ए वाई जो है वो कंपोनेंट जो है निकला उसका मैग्नीट्यूड है जो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के बराबर है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें लिखेंगे ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। तो आई क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि जो ये वाला घटक है वो एक्स डायरेक्शन में है और वाई क्या बता रहा है कि ये वाला जो घटक है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है ना। किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे सदिश योग के नियम से अगर देखा जाए, सदिश योग के नियम से, सदिश योग के अगर नियम से देखा जाए तो देखिए सदिश योग के नियम से देखा जाए तो वो वेक्टर ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ ए बराबर ओ बी और प्लस ए बी और ए बी के ही बराबर क्या है, ओ सी है ना, ओ सी। ओ ए बराबर सदिश योग के अगर नियम से देखा जाए तो कैसे हम लोग चलते हैं, ये वाला और फिर ये वाला और इसका परिणामी जो है प्रारंभिक वेक्टर के पूछ से दूसरे वेक्टर के शीर्ष की ओर होता है। ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें तो आप इसको ए एक्स और ए वाई भी लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे लिखें ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस लगा लीजिए, ये लंब हुआ तो लंब यहां पर इसको भी आप ए साइन थीटा लिख सकते हैं और ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ये साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड ये कॉस थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड ये है तो पाइथागोरस की प्रमेय से लगाएंगे, हुआ है ए एक्स और इसको क्या माना, ए वाई माना हुआ है, ए वाई माना हुआ और ए एक्स। तो यहाँ से ए का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब ए वाई स्क्वायर और कर्ण का वर्ग मतलब ये आधार का वर्ग ए एक्स स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट, पहले इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर और फिर इसको लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय से इसका हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो इसको हमने क्या माना, ए वाई, और इसको क्या माना हमने, ए एक्स। तो अगर हमें कर्ण चाहिए तो ए वाई का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इससे आपका जो है वो भी निकल जा सकता है। अगर हमें एंगल चाहिए ये, तो ये इससे कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे आप tan थीटा, मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है तो आप यहाँ से tan थीटा निकालना। अगर हमें
मान लीजिए ये दिया है थीटा निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे आधा ए वाई बटे क्या हो जाएगा, ए एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई ए एक्स। तो आप थीटा की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो वो यही के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब देखिए, अगर इनका हम एडिशन करते हैं तो इन दोनों का देखो एडिशन करने पे हमें वही वेक्टर मिला ना, जिसका मतलब हमने इसको ऐसे दो पार्ट में बांट दिया जिनका सदिश योग फिर इसी के बराबर आया। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे पार्ट में बांटे, वियोजन यानी वियोजित घटक वो घटक होते हैं कि अगर उन सब घटक को जोड़ दिया जाए सदिश रूप से तो वो दिए गए सदिश के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे हमने एक चीज और देखी कि ये तो हमने पाइथागोरस की प्रमेय से लगा करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हम यहाँ से इसको भी रख सकते हैं, जैसे हमने अभी पाया है कि ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा और ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, और दोनों तरफ ये वर्ग करके जोड़ दीजिए तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और इधर ए एक्स स्क्वायर, दोनों का वर्ग करके जोड़िए तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका मान ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो गया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, यानी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। तो आप ये दोनों का वर्ग करके आपस में जोड़ देंगे तब ये फार्मूला मिल जाए, या डायरेक्ट पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे तो भी यह फार्मूला आपको मिल सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेन मकसद था कि हम किसी सदिश का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर कोई सदिश एक्स एक्सिस से एंगल दिया हो, अगर वाई एक्सिस से एंगल दिया हो कि अगर कोई सदिश है वो एक्स एक्सिस से इतने कोण पर है या वाई एक्सिस से इतने कोण पर है, तो हम उसके लंबवत घटक को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई सदिश जो है एक्स एक्स से थीटा कोण पे है तो उसका घटक एक्स एक्सिस में कॉस थीटा होगा, ठीक इसके लंबवत तो वाई डायरेक्शन में उसका जो घटक होगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इससे रिलेटेड यानी सदिशों के वियोजन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी करते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ दो न्यूमेरिकल लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो देखिए इसमें सवाल है, एक सवाल ए है, एक बी है, एक दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक्स तथा वाई अक्ष के अनुदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें ये फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, यानी कहने का मतलब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा वो निकालना है, और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए थीटा जो 30 डिग्री है वो एक्स एक्सिस से लगा है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस थीटा के रूप में आएगा, और ठीक इसके लंबवत डायरेक्शन में क्या होगा, साइन थीटा के रूप में, क्योंकि ये वाली एक्सिस से थीटा लगा हुआ है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कंपोनेंट देखें तो इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं, चलिए ये फोर्स है, ये दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है ना, ये 30 डिग्री, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस 30 और इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ साइन 30। तो देखा जाए ये क्या है, 10 न्यूटन है, और cos 30 का मान कड़ी में 3/2 यानी 5 कड़ी में 3 न्यूटन, और इधर देखा जाए तो ये 10 है, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है, यानी इधर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी कि y अक्ष का कंपोनेंट इसका 5 न्यूटन होगा और x अक्ष का कंपोनेंट इसका 5√3 न्यूटन होगा। यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और f की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब इसका हम ये रिजल्टेंट अगर निकालें तो f 10 न्यूटन आना चाहिए। अगर हम रख कर सकते हैं कि अगर हमें f चाहिए तो क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, इस जिसको हम लोग क्या मानते थे x, इसको ये y मानते थे, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं,
एफ कड़ी में 3 का स्क्वायर और इधर है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तो आया था cos 30 का मान कड़ी में 3/2 यानी 5 कड़ी में 3। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 25 यहाँ 75 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 यानी 10। तो इसका मतलब है कि इनको दो पार्ट में हमने तोड़ा जिसका संयुक्त रूप भी 10 न्यूटन आया। तो देखिए सिर्फ इसमें कंपोनेंट पूछा था, तो इस डायरेक्शन में ये और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन, इन दोनों का संयुक्त रूप 10 न्यूटन आता है। अब आ जाइए इस पे, तो ये वाले सवाल में क्या करेंगे कि देखिए हमारा जो सदिश है वो वाई एक्स के अनुदिश ही है, वाई एच के अनुदिश ही है, यानी कहने का मतलब है कि जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, वो 90 डिग्री है। अगर हम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं तो इस थीटा इसी साइड से लगाते इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा v cos 90 और उस डायरेक्शन में लेंगे तो v sin 90। तो v cos 90 मतलब ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे v sin थीटा 90 का मतलब इधर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 5 और इसका मान 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये क्या है कि ये जो है वो y डायरेक्शन के अनुदिश ही है, ठीक है ना, y डायरेक्शन के, यानी कि कंपोनेंट इधर 0 आ रहा है, इसका मतलब टोटल उसका प्रभाव किधर है, y एक्स के अनुदिश है। कि इधर देखिए उसका कोई प्रभाव नहीं क्योंकि टोटली वो उसी डायरेक्शन में है, ये किसी एंगल पे नहीं है, ठीक है ना। और इससे एक बात ये पता चलती है, यहाँ इसको शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक सदैव शून्य होता है। आप इस बात से नोट कर सकते हैं कि किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होता है, सदैव शून्य होता है। अब देखिए इस सदिश का इसके लंबवत दिशा में घटक हमने निकाला तो क्या आया, 0 आया, यानी कि ये y डायरेक्शन के ही अनुदिश है, तो उसके डायरेक्शन में उसका वही आ रहा है लेकिन उसके लंबवत डायरेक्शन में क्या हो 0, क्योंकि एंगल 90 है। तो इससे इसका घटक इस डायरेक्शन में cos 90 आ जाएगा, उधर sin 90 है, उसका मान 1, तो वो जितना ये है उसकी वैल्यू वही दे रहा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर इस डायरेक्शन में देखा तो 5 है, वही 5 दे रहा है और उसके ठीक लंबवत डायरेक्शन में इसको 0 दे रहा है। हाँ अगर ये डायरेक्शन में ना होकर इस डायरेक्शन में होकर किसी एंगल पे होता तो उसका कुछ हिस्सा इधर आता कुछ हिस्सा उधर जाता, लेकिन ये टोटली उसी डायरेक्शन में है तो जाहिर सी बात है कि इस डायरेक्शन में यानी उसके ठीक लंबवत डायरेक्शन में उसका हिस्सा 0 है और 0 होना भी चाहिए। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक सदैव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अब ये एक सवाल है कि दिया है कि यदि वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप तो a का x घटक क्या होगा। तो यहां से सिंपली हम क्या अभी निकाले थे कि ये होता है, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी बात को अगर यहाँ लिखें तो हम इसी को क्या लिखते हैं, अगर इसका तो लिखते हैं ax i कैप ay j कैप। तो ax i का गुणांक है कैप का और ay j कैप का गुणांक है। तो ये दोनों क्या बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, इसके कंपोनेंट हैं, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये y डायरेक्शन का, और उनका कंपोनेंट का क्या मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से देखिए अगर तुलना करिए तो x डायरेक्शन का जो घटक है ax क्या है वो 2 है और y डायरेक्शन का घटक क्या है 5 है। फिर क्या रहा है, ये दोनों सवाल निकल गए पहला दूसरा। फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका क्या है मैग्नीट्यूड, तो हम क्या वर्गमूल ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 5 25 25 4 29 यानी अंडर रूट 29 होगा। हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालने का पाइथागोरस प्रमेय भी बताया था और हमने वो बताया था कि उसका स्क्वायर करके दोनों, जैसे ax बराबर हमने बताया था ना कि ax बराबर a साइन cos थीटा है, ay बराबर a साइन थीटा है, तो दोनों को का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो यही फार्मूला बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ये सवाल का ये दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमको घटक पता था
यहाँ पे हमें घटक पता था, तो यहाँ पे ये बताना था कि x डायरेक्शन का घटक कौन है, y डायरेक्शन में घटक कौन है। फिर इसका पता था कि उस सदिश का मैग्नीट्यूड क्या है, तो सदिश का मैग्नीट्यूड √29 यानी 29 है। ठीक है ना। चलिए आइए कुछ और सवालों के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ और सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल दिया है कि यदि वेक्टर एक जो है कोई वेक्टर है सदिश, वो दिया है 3i + 4j, तो दिया है कि वेक्टर ए के अनुदिश एकांक सदिश या इसके समांतर एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। फिर वेक्टर का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण और वेक्टर का y अक्ष के साथ बनाया गया कोण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि ये इसके हिसाब से अगर हम चलें तो देखिए i है, तो 3i का मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में यानी x अक्ष के अनुदिश है, ये x अक्ष है, और इधर क्या है 4j, यानी ये मैग्नीट्यूड ये क्या बता रहा है, एक वेक्टर इसका और इसका कंपोनेंट, ये वेक्टर ए है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये है सदिश रूप में। ठीक है ना। ये इस सवाल के हिसाब से ये आ रहा है। ठीक। अब अगर हम इसका निकालना चाहें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस डायरेक्शन में वो 3 होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा 4 होगा। यानी आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालें तो ये 4 होगा और ये क्या होगा 3 होगा। 3 मात्रक, या ये इसको यूनिट कर लीजिए 4 मात्रक 3 मात्रक। ठीक है ना। अब एकांक मतलब इसके डायरेक्शन में पूछा है कि ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन क्या जानते हैं, यानी कि अगर हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त करना है किसी सदिश का तो उस सदिश में उसी के परिमाण से डिवाइड कर दें, उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर दें भाग कर दें, तो एकांक सदिश हमें मिल जाएगा। तो ये हमें पता है कितना है 3i 4j, और रही बात मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड निकाल लें। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है तो अंदर क्या होगा i के गुणांक का स्क्वायर और प्लस j के गुणांक का स्क्वायर, यही तो हमने यही तो पढ़ा है ax स्क्वायर और ay स्क्वायर। पाइथागोरस से भी हमने निकाला था और जो हमने कंपोनेंट ज्ञात किया था वो दोनों टाइप और का स्क्वायर करके ऐड भी किया था, तो यही आया था। तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 के 9 और 16 और ये 25 यानी कि 5 हो गया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 5। तो ये हमारा एकांक वेक्टर निकल गया ए के डायरेक्शन में। और ए का एक्स एक्स के साथ जो एंगल है तो मान लीजिए वो थीटा है, तो हम लोग अगर tan थीटा की बात करें यहाँ से, तो tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार यानी 4/3, यानी थीटा की बात करें तो tan इनवर्स 4/3। ठीक है। तो देखिए ये एक तरह से समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये और ये एंगल आप पता कर सकते हैं। तो जो छोटी भुजा के सामने का कोण होता है वो 37 डिग्री होता है और बड़ी भुजा के सामने कोण 53 डिग्री होता है। तो हमें ये वाला कोण हमें मिल जाएगा कितना 53 डिग्री अगर देखा जाए तो। अब रही बात उसकी बात करें तो ये चीज उलट जाएगी, यानी y अक्ष के साथ अगर ए का चाहिए, मान लीजिए वो थीटा डैश है, तो ये बात उलट जाएगी, क्या हो जाएगी तब, यानी कि तब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला तो लंब ये वाला काम करेगा, अगर ये वाला एंगल नहीं तो लंब ये काम करेगा ना, यानी ए एक्स, यानी हम कह सकते हैं कि ए एक्स बटे ए वाई। यहाँ पे क्या था ये ए वाई बटे ए एक्स था, तो ये कितने हैं 3 है और ये कितना है 4 है। तो अगर हम थीटा डैश करें तो ये tan इनवर्स 3/4, इसका मान 37 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो ये यानी कहने का मतलब है कि ये वाला एंगल 37 होगा, अगर ये 53 हो रहा तो ये 37 होगा ही, 53 37 मिला करके 90 डिग्री, और ये पूरा कोण कितना है 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
अब एक सवाल दिया है कि एक हवाई जहाज जो है, चौथा सवाल है, वो 36 से 60 डिग्री के कोण पर उड़ता है, ठीक है ना। यानी कि ये 36 डायरेक्शन है और इससे 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। यदि जहाज का वेग, यानी जहाज का जो वेग है, मतलब ये जहाज का जो वेग है एक तरह से वो 200 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो वेग का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हवाई जहाज के वेग का 36 ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है। तो देखिए इसका 36 घटक तो ये ठीक, इसके ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा। तो देखिए ये इसका अगर हम 36 दिशा में लेंगे तो देखिए एंगल इससे लगा हुआ, तो इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा v cos 60 और उस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin 60। तो इधर v की वैल्यू 200 है और cos 60 की वैल्यू होती हाफ, यानी इधर हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर और इधर हो जाए ये वैल्यू है 200 और साइन 60 की वैल्यू करने में 3/2, ये हो जाएगा 100√3 किलोमीटर पर आवर। इसका और इसका संयुक्त प्रभाव देखा जाएगा तो फिर हमें वही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो x 36 दिशा में वो 100 किलोमीटर पर आवर होगा उसका 36 वेग, और ऊर्ध्वाधर वेग माने कि 36 दिशा में वो इस वेग से जाएगी, हवाई जहाज जा रही है, और ऊपर भी इस वेग से उठ रही है, यानी कि कुछ इस तरह से जा रही है। तो इस तरह जाने का मतलब है कि वो 36 भी जा रही है, ऊपर भी उठते जा रही है, तब जाकर के इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो आप आराम से इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की कोई जरूरी नहीं है कि जो कंपोनेंट है वो हमेशा एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश ही हो। ये जरूरी नहीं है कि कंपोनेंट हमेशा किसके, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश हो। कहने का मतलब है कि हमें उसके अलावा, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावा भी कंपोनेंट हो सकते हैं, बशर्ते ये दोनों कैसे हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है ना। दोनों बशर्ते कैसे हों, परपेंडिकुलर हों, यानी घटक क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्स के अनुदिश ही हों। आइए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके आगे। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं नोट के रूप में कि हमारे पास किसी सदिश के एक्स एच तथा वाई एच के अलावा परस्पर लंबवत दिशाओं में भी घटक हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि घटक सदैव एक्स अक्ष वाई एच जेड अक्ष के अनुदिश ही हो, यानी कि उस अक्षों के अलावा भी हम घटक हो सकते हैं और वो भी परस्पर लंबवत, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष के अलावा भी परस्पर लंबवत दिशाओं में भी घटक हो सकते हैं। जैसे इस केस में, फॉर एग्जांपल इस केस में इंक्लाइन प्लेन का मतलब जानते हैं कि कोई भी प्लेन जो क्षैतिज से किसी एंगल पर टिका हो उसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। नत समतल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नत समतल, नत समतल, इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए क्षैतिज से इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पे झुका है और उस पे एक वेट है यम द्रव्यमान का, वो यहाँ पे टिका हुआ है। अगर हम इसका कंपोनेंट लेना चाहें, इसके लंबवत दिशाओं में, तो देखिए यानी कि कहने का मतलब है कि हमें इस फोर्स का कंपोनेंट लेना है लंबवत दिशाओं में, ठीक है ना, परस्पर लंबवत दिशाओं में, इससे नहीं, इसके जो कंपोनेंट वो परस्पर लंबवत दिशाओं में होंगे। तो देखिए आइए यहाँ पर ये वाला एंगल देखिए, एक जो होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा वाला होगा इस डायरेक्शन में। देखिए परस्पर लंबवत है ना। अगर हमको इस फोर्स का, यानी अगर इसका मास m है तो इसका जो वेट होता है वो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। अब इसका हमको कंपोनेंट लेना है, ठीक है ना, परस्पर उनके कंपोनेंट क्या होंगे, परस्पर लंबवत होते हैं, ये पता है, ठीक है ना। तो देखिए इस डायरेक्शन में होगा तो ये होता है इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में होता है mg sin थीटा। वो कैसे बता रहे हैं,
अब देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 होगा और ये होगा, ये वाला एंगल होगा एक तरह से देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहां पर देखिए ये वाली डायरेक्शन है एक, ये तो दोनों 90 डिग्री पे, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज है ये, और ये है थीटा और ये है 90 और ये है 90 माइनस थीटा, और पूरा एंगल क्या है 90। तो जब पूरा एंगल 90 है तो ये कितना होना चाहिए कि पूरा 90 हो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो तभी तो ऐड करेंगे, जुड़ के 90 होगा, तो ये क्या होगा थीटा। अब देखिए तो ये वाली साइड जो है ये वाली थीटा से लगी हुई, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा mg cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत क्या बनेगा mg sin थीटा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट x और y अक्ष के अनुदिश नहीं है, x और y अक्ष के अनुदिश नहीं है। तो किसी सदिश के जो है वो x तथा y अक्ष के अलावा परस्पर लंबवत दिशाओं में भी घटक हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक नत समतल पर अगर कोई यम द्रव्यमान का मास रखा हुआ है, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, अगर इसका घटक निकालें तो वो परस्पर लंबवत दिशाओं में आते हैं घटक, लेकिन वो x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश नहीं होते हैं, ठीक है ना। ठीक कॉन्सेप्ट आधारित यानी कि सदिशों के वियोजन पर आधारित एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव को चला रहा है, यानी नाव की स्पीड है जो 18 किलोमीटर पर आवर, तथा तट रेखा जो होती है यानी जो किनारा होता है, यानी नाव के नीचे का किनारा जो होता है, तट रेखा मतलब किनारा, पश्चिम से दक्षिण की ओर 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो नाव के वेग का तट रेखा के अनुदिश तथा इसके लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करिए। तो पहले डायरेक्शन की बात करें तो देखिए इधर ये होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो डायरेक्शन के हिसाब से वो उत्तर पश्चिम दिशा में यानी ठीक बीचों बीच इस दिशा में नाव जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है ना। तो यानी कि ये वाली कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे जा रही है भाई, नाव के नीचे साउथ है, ऊपर नाव है, और एक दिशा ये जा रहा है, एक दिशा पूरब है, एक पश्चिम है, तो पश्चिम और उत्तर के बीच में वो जा रही है। तो नाव तो कुछ ऊपर होती है ना ऐसे, और तटरेखा नीचे होगी, तटरेखा क्षैतिज होती है इस तरह से, तो नाव ऐसे जा रही है। तो कह रहा है कि जो तट रेखा है वो पश्चिम से, यानी ये वाला डायरेक्शन पश्चिम वाले डायरेक्शन से दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर, एक तरह से नाव के नीचे की ओर, नाव है इस तरह से और नाव के नीचे की ओर 15 डिग्री का कोण बनाती है। तट रेखा मान के चलिए ऐसे है, इसका मतलब ये तट रेखा है ये, यानी कि ये किनारा ये है, और कितने अंश का कोण बना रहा है 15 डिग्री का, ठीक है ना। ये तट रेखा हो गई बता रहा। तो नाव के वेग का यानी इसके वेग का इस रेखा के अनुदिश तथा इसके लंबवत, ठीक है ना, इसके इस रेखा के लंबवत, कहीं इधर होगा इसके लंबवत, क्योंकि ये तो लंबवत हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 45 15 मिल के 60 होगा ना, तो 30 डिग्री और इधर इसके लंबवत होगा ना। तो कहने का मतलब होता है कि इसके लंबवत दिशा में और तट रेखा के अनुदिश इसके वेलोसिटी, नाव के वेलोसिटी का कंपोनेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल है, ये 45 डिग्री था, ये 15 था, ये पूरा मिल गया कितना 60 डिग्री। अब इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देखिए लेना है तो कास आएगा, क्योंकि थीटा इस लाइन से लगा हुआ है, तो हो जाएगा 18 cos 60, 18 cos 60। इसके लंबवत डायरेक्शन में देखें तो क्या हो जाएगा 18 sin 60, 18 sin 60। तो ये 18 cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, यानी ये 9 किलोमीटर पर आवर के डायरेक्शन स्पीड से तट रेखा के अनुदिश जाएगी, और उसके लंबवत कितना जाएगी
18 साइन 60 की वैल्यू होता है अंडर रूट 60, यानी कि उसकी वैल्यू होती है √3/2, यानी कि उधर जाएगी 9√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि तटरेखा के अनुदिश हो जा रही है। यानी तटरेखा के अनुदिश, यानी कि तटरेखा यानी जो पानी और किनारा का लेवल है वो उसके अनुदिश जाएगी इस स्पीड से, और ठीक उसके लंबवत जाएगी वो इस स्पीड से। यानी कि सवाल के हिसाब से ही हमने तटरेखा के अनुदिश का घटक निकाल लिया और तटरेखा के लंबवत घटक निकाल लिया, यही सवाल में पूछ रहा है। तो हमने आज जो पढ़ाया इस वीडियो लेक्चर में वो पढ़ाया किसी वेक्टर का वियोजन, और वियोजन तो किसी वेक्टर को अन्य डायरेक्शन में, कई डायरेक्शनों में कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है किसी सदिश का वियोजन वो लंबवत डायरेक्शन में होता है, जिससे हम किसी चीज का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। उस तरह से तो किसी वेक्टर के कई कंपोनेंट घटक हो सकते हैं, इनफाइनाइट घटक हो सकते हैं। किसी सदिश के क्या होते हैं, इनफाइनाइट घटक होते हैं। उसमें नोटिंग पॉइंट में हम आगे की चर्चा में लिखवा देंगे कि किसी एक सदिश के इनफाइनाइट घटक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और बातें अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। कहने का मतलब आगे हमने यहाँ पे किसी वेक्टर के दो विमाओं में यानी एक प्लेन में हमने घटक ज्ञात किए परस्पर लंबवत दिशाओं में। अब हम लोग 3 डायमेंशन यानी 3 विमाओं के अनुदिश हम किसी सदिश का घटक लेंगे, उसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल लेकर के हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर अब हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।